गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने हिस्ट्री की 4 क्लासेस पढ़ ली हैं। उसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया, बक्सर और प्लासी की लड़ाई पढ़ ली। कल हमने मैसूर पढ़ लिया, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका पतन हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एक शुरुआत होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि भारतीयों में एक जागृति आई। ठीक है, उन्होंने जागना शुरू किया और अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। तो आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसके कारण क्या थे, ये क्यों हुई क्रांति। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अफवाह। कारणों से पहले हम अफवाह को पढ़ते हैं, क्योंकि देखो हम उस देश में रहते हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पे ऐसी बातें नॉर्मल होती हैं, क्योंकि हमें भक्ति, आस्था, इनमें ज़्यादा ही विश्वास रहता है। तो कहा जाता है कि हमारी जो कंपनी है उसका टाइम पीरियड्स हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। सबसे पहले 1608 से लेकर 1757 तक, फिर 1757 से लेकर 1857 तक, और फिर 1857 या 58 से लेकर कब 1947 तक। तो हम जो BEIC है, इसका जो टाइम पीरियड्स है, जो शासनकाल है, वो भारत में 3 चरणों में हम इसको कवर करेंगे। तो देखो हमने ये पढ़ लिया, 1757 तक पढ़ लिया है, और आज हम पढ़ रहे हैं 1857। ठीक है, तो देखो एक अफवाह फैली थी कि इस कंपनी को भारत में 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ पंजाब युद्ध हुआ, क्रीमिया युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की जो थी वो हार हुई। तो भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी, जो अंग्रेज़ अजयता का सिद्धांत देते थे कि हमें कोई भी नहीं हरा सकता, हम जो है वो श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। और इन युद्धों में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों की हार हुई, इसलिए भारतीयों के मन में एक जो थी वो जीतने की भावना जाग उठी, और उन्होंने सभी ने मिलकर जो था इस क्रांति में भाग लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इस क्रांति के कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था हमारा तत्कालीन या तत्कालीन जो भी आप लिखो कारण। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण। ठीक है, फिर हमारे राजनीतिक कारण क्या थे। आर्थिक कारण क्या थे। ठीक है, इन सभी कारणों को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम तात्कालीन कारण क्या था। देखो दिसंबर 1856 में क्या हुआ, दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने एक न्यू राइफल जो थी इंट्रोड्यूस की। उसका नाम क्या था, न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है, क्या नाम था उसका, न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये राइफल क्यों आई। देखो इससे पहले जो राइफल यूज़ में करी जाती थी सैनिकों द्वारा, उसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, क्या था उस राइफल का नाम, ब्राउन बेस। और इस राइफल में क्या था, जैसे आपको फायर करने के लिए एक, जैसे मान लो ये हमारा बहुत बड़ा बैग है, तो ऐसे ऐसे हमें 2 बैग जो थे वो उठाने पड़ते थे। एक में होता था बारूद, गन पाउडर, और एक में होते थे हमारे कारतूस। ठीक है, तो देखो एक तो इसको जो जगह जगह ले जाना थोड़ा सा टफ हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे मान लो हमने बंदूक में जो है वो गन पाउडर भरना है, राइफल में गन पाउडर भरना है, तो कई बार क्या होता था कि उसका एस्टिमेट नहीं लगता था। कई बार जो गन पाउडर ज़्यादा ही हो जाता था, तो जो राइफल है वो वैसे ही फट जाती थी। कई बार कम होता था तो वो फायर ही नहीं कर पाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या भरा जाता था, बारूद, और उसके बाद कारतूस भरे जाते। तो मैंने कहा कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, और साथ में इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, अब जो इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो अंग्रेज़ है वो न्यू एनफील्ड राइफल जो लेकर आए। अब
इसका विरोध क्यों हुआ, ये तत्कालिक कारण क्यों बना, तो हुआ क्या, जो ये राइफल आई थी, ठीक है, वहाँ पे हमें एक ही बैग जो था वो कैरी करना पड़ता था, ठीक है, एक ही बैग कैरी करना पड़ता था और उसमें एक नपी तुली मात्रा में जो है वो गन पाउडर होता था। मान लो इतना हमारा जितनी ज़रूरत होगी एक राइफल में उतना ही गन पाउडर रहता था और ऊपर क्या थे हमारे कारतूस थे। यहाँ पे क्या था हमारा बारूद यानी कि गन पाउडर और यहाँ पे क्या थे हमारे कारतूस। तो इसको यूज़ करना जो था वो इजी हो गया और इसको थोड़ा सा टफ था क्योंकि एस्टिमेट ही नहीं लगता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे इसके मुंह को जो था वो जब ये हम राइफल में इसको भरेंगे तो इसको जो ओपन करना पड़ता था उसको मुंह से छीलना पड़ता था। अब इसमें क्या समस्या थी, अब इसमें समस्या थी कि ये जो आपका थैला था, ये जो बैग था, इसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी से इसको कोट किया गया था। अब क्यों किया गया था, देखो सीलन से बचाने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता था कि मॉइस्चराइज़र आ जाता था तो ये यूज़ का ही नहीं रहता था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या 1856 या 57 में पॉलीथीन भी लगा सकते थे। तो देखो एक चीज़ बता दूं कि 1857 तक जो था पॉलीथीन सही मैनर में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, ठीक है। और ये सीलन से बचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको गाय और सुअर की चर्बी से कोट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या समस्या थी, अब देखो जो ब्रिटिश कंपनी थी उसमें जो थे 6 पॉइंट या फिर 1:6 ये था सैनिकों का रेशो। ये एक जो था अंग्रेज था और ये थे भारतीय, ठीक है। भारतीय मीन्स उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, ठीक है। तो देखो सुअर जो होता है उसका मांस जो है वो मुसलमान धर्म में हराम होता है, वो उसको नहीं खाते हैं। और गाय जो वो हिंदुओं की पूजनीय है, हम हिंदू जो है वो गाय की पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं सैनिकों को ये लगा कि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत जो था उनको अंग्रेजों को परमिशन मिल गई थी कि भारत में ईसाई धर्म को फैलाया जाए। तो ये जो था वो बेस रीजन था, तत्कालिक कारण था, या फिर इसको क्या बोलते हैं सैनिक कारण भी बोला जाता है, सैनिक कारण, ठीक है। अब पढ़ते हम सामाजिक, धार्मिक और ये सारे जो कारण है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक अफवाह पढ़ी और सैनिक कारण पढ़े। अब सबसे पहले हम इकट्ठे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। देखो सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। किसने किया था, विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। और उसी टाइम जो था वो बाल विवाह पर रोक लगी थी और विधवा जो पुनर्विवाह हुआ था वो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो था ये विधवा पुनर्विवाह संभव हो सका था। तो देखो आज के टाइम में देखें तो ये सती प्रथा का अंत होना या बाल विवाह पर रोक लगना ये तो बहुत अच्छे काम थे। फिर भारतीय जो हैं इसका विरोध क्यों कर रहे थे, ऐसा क्या रीज़न था कि भारतीय इसका जो है विरोध कर रहे थे। इसलिए हम यहाँ पे एक और चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं इनको डिस्कस। देखो सती प्रथा पर रोक कब लगी, 1829 में। किसने लगाई, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से, ठीक है। और बाल विवाह पर रोक 1829 में। अब ये दो बहुत अच्छे काम थे लेकिन फिर भी भारतीयों ने इनका विरोध किया।
तो इसका रीज़न क्या था? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आपकी नज़र से कोई व्यक्ति जो है वो गिर जाता है और गिरने के बाद अगर वो कितना भी अच्छा काम कर ले, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। आपको लगता है कि वो आपके खिलाफ ही काम कर रहा था, और यही कुछ ऐसा हुआ। देखो 1813 में एक एक्ट आया, ठीक है, और उसमें क्या था कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो बड़ी तेज़ी से जो थी भारत में लोगों का धर्म चेंज करवा रही थी। आपको याद होगा, मैंने पहली क्लासेस में कहा जैसे औरंगजेब ने करवाया या फिर टीपू सुल्तान ने करवाया। और अब देखो ये क्या थी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में भारत में लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इन्होंने एक एक्ट लाए, अगर कोई बेटा जो है, किसी का बेटा है, ईसाई बन जाता है, तभी वो अपने फादर की, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी का हकदार होगा। इस तरह से एक्ट लेकर आए कौन? अंग्रेज। तो देखो जब इस तरह के एक्ट लेकर आए और उसके बाद ये वाली चीज़ जब आई, सती प्रथा का अंत जब किया, तो भारतीयों को, जो हमारे भारतीय पुराने जो भारतीय जैसे हमारे दादा दादी टाइप के लोग जो थे, उन्होंने सोचा, जो रूढ़िवादी थे, कि ये हमारे धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। उनको लगा कि हमारे धर्म का विनाश करने के लिए उन्होंने सती प्रथा पर जो है वो रोक लगाई है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, आज के टाइम में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके माता पिता जो हैं, आपसे ज़बरदस्ती फ़ोन ले लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ले लें और आपको फ़ोन ना दें। वो कर तो आपके अच्छे भविष्य के लिए रहे कि ये बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, एक अच्छी नौकरी लेगा, लेकिन आप उससे गुस्सा हो जाओगे और वो काम आपको गलत लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे जो वो नेट में ही घुसे रहते हो। जैसे अभी मेरा भाई यहाँ नेट पे घुसा हुआ है, उसको कोई और काम ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपके दिल में कहीं किंतु परंतु होता है और उस टाइम जो अच्छा काम किया जाए वो भी क्या लगता है? एक गलत काम ही लगता है, और वही भारतीयों को लगा। अब देखो विधवा पुनर्विवाह 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो था विधवा पुनर्विवाह संभव हो सका। उन्होंने खुद एक विधवा से शादी करी थी, ठीक है। तो इतने सारे जो ये सामाजिक, ये जो आम पब्लिक है, ये कारण थे क्रांति करने के, ठीक है। अब बात करते हैं नस्लवाद। देखो मैंने आपको बोला कि आपने सुना होगा वाइट मैन वर्डन थ्योरी, यानी कि अंग्रेजों का क्या सोचना था कि उनके अलावा जो है वो सारे उन पर वर्डन हैं, यानी कि जो हम इंडियंस हैं वो उन पर वर्डन्स हैं, ठीक है। और वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे और बाकी सभी को निम्न मानते थे। अब यहाँ पे देखना, जैसे हमारे समाज में स्वर्णिम हिंदू जो थे, आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है उसमें जो हिंदू हैं वो स्वर्णिम और दलित हिंदुओं में बटे हुए हैं। तो जैसे स्वर्णिम हिंदू जो थे, पंडित राजपूत जो थे, वो उनका सोचना था कि हम दूसरों को हीन समझ सकते हैं, हमें कोई हीन समझ सकता है, ये उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि पूरे भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा, यानी कि गोरे और काले का भेद यहाँ पे स्पष्ट दिखा। और इसी कारण जो थे पूरे हिंदू, या ये ने स्वर्णिम और दलित नहीं था, सारे के सारे हिंदू जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए गुस्सा जो था वो बढ़ता ही चला गया, ठीक है। और मैंने ये एक चीज़ बता दी कि ईसाई मिशनरियों द्वारा जो था वो धर्म चेंज करवाया जा रहा था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं और क्या रीज़न थे। ये तो आम पब्लिक के रीज़न थे। अब जो शासक वर्ग क्या था, व्यवगत का सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्या था? व्यवगत का सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा, या गोद निषेध प्रथा बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये क्या थी? देखो 1848 में लॉर्ड डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आया, ठीक है। अब देखो उसके टाइम में जो था अच्छे काम भी हुए लेकिन बुरे काम भी हुए जिनका बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो क्या थे? व्यक्तिगत सिद्धांत। ये क्या था कि जैसे किसी शासक का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका पुत्र नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो थी वो
ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाती थी। यानी कि अंग्रेजों ने अपने राज्य विस्तार के लिए एक नया तरीका खोज लिया, वो क्या था, व्यपगत का सिद्धांत। यानी कि और दूसरी चीज़, अपना उत्तराधिकारी नहीं है। और पहले आपने पढ़ा होगा, आप मेडिवल इंडिया पढ़ते हो या फिर एशियंट इंडिया पढ़ते हो, उसमें क्या गोद जो था वो हम बच्चे को ले सकते थे। यानी कि खुद के अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो हम उत्तराधिकारी गोद ले सकते थे, लेकिन इसने क्या कर दिया, गोद निषेध प्रथा, यानी कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। और इसके अनुसार उसने बहुत सारी रियासतों को जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले देखो इसमें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलने वाली सबसे पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। वो कब मिली थी, 1848 में, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद था जैतपुर और संबलपुर, ठीक है, संबलपुर, ये कब मिली थी, 1849 में। उसके बाद अवध, बघाट, ठीक है, बघाट 1850, ये हिमाचल से है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी थी हमारी, उदयपुर, 1852 में, ठीक है। और फिर झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। यानी कि इतनी सारी रियासतों को जो था इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, ये झांसी और नागपुर जो है एनसीईआरटी में इसकी क्या सन है, 54, और इसका क्या है, 53, ठीक है। और जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे स्पेक्ट्रम हो गई और जो भी हमारी बुक्स हैं उनमें ये डेट मेंशन है, ठीक है। तो देखो इतनी सारी जो थी वो रियासतों को इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार जो था वो कर लिया था, ठीक है। अब इसके साथ और क्या किया अंग्रेजों ने, धार्मिक कार्यों पर मनाही, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए मनाही, ठीक है। अब जैसे मैंने कि आपको बताया कि जो सैनिक थे वो 1:6 के उसमें थे। तो देखो एक जो था वो अंग्रेज होता था और 6 जो थे वो इंडियन सैनिक होते थे। और उन इंडियन सैनिक में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब थे, ठीक है। तो धार्मिक कार्यों पर मनाही, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है वो तिलक जो है वो पवित्र माना जाता है। तो जो हिंदू सैनिक है उसको तिलक लगाने पर मना कर दिया। जैसे अगर मुसलमान है तो वो दाढ़ी नहीं रख सकता है, सिख है तो वो पगड़ी नहीं पहन सकता है। और देखो मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। और सैनिकों को ये सारी चीज़ें करने पर रोक लगा दी। और साथ में ही एक चीज़ और देखना कि 1:6 के रेशो में थे ये सैनिक। तो देखो जो हमारे हिंदू सैनिक थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार का पद दिया जाता था, इसके ऊपर उसको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों को उच्च से उच्च पद भी दिया जाता था। और देखो एक अंग्रेज अधिकारी है, ठीक है, क्या है, एक अंग्रेज अधिकारी है और एक हमारा भारतीय है, ठीक है। दोनों जो हैं सेम रैंक पर हैं, सेम पद पर हैं, लेकिन इनकी सैलरी जो थी वो कम थी। किसकी, भारतीयों की सैलरी अंग्रेजों के मुकाबले कम थी। सैलरी में भी इतना बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो थी, एक हमारा एक्ट आया था, ठीक है, 1850 में एक एक्ट आया और उसमें क्या किया कि भारतीयों को समुद्र पार भी भेजा जाने लगा, ठीक है। कुछ एक टाइम तो उनको भत्ता, ठीक है, जैसे आज हमारे डीएसए जो भी मिलते हैं उस टाइम पे भी वैसा मिलता था। कुछ टाइम तो उन्होंने भत्ता देना शुरू किया और बाद में ये भत्ता भी बंद कर दिया। तो देखो समुद्र पार जाना भारतीयों के लिए जिसको बोल सकते हैं धर्म के खिलाफ था, लेकिन इनको भेजा जाता था और साथ में भारतीयों की प्रमोशन भी नहीं की जाती थी। और सेम रैंक होने पर भी भारतीयों का जो सैलरी था वो बहुत ही कम था और अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और उसके बाद एक एक्ट आया, डाक अधिनियम,
डाक अधिनियम 1854, कहीं पे 56 भी लिखा है 1854। ये क्या था कि जैसे जो भारतीय सिपाही थे वो अपने घरों को अगर कोई पत्र लिखना है, चिट्ठी लिखनी है, तो पहले क्या होता था कि वो फ्री में ही भेज देते थे। लेकिन अब क्या आया कि उनको घर को चिट्ठी भेजने के लिए पहले जो है वो चार्जेस देने होते थे, यानी कि उनको अब पैसा देना होता था, जिससे भारतीय सैनिक जो हैं वो बहुत बुरी तरह से भड़क गए। ठीक है, अब उसके बाद जो है आर्थिक क्या रीजन रहे हैं, देखो आर्थिक मीन्स व्यापारी, ठीक है, व्यापार से संबंधित। अब देखो जैसे सैनिकों के साथ भेदभाव होता था वैसे ही व्यापारियों के साथ भेदभाव होता था। देखो उन्होंने, मैंने आपको 3 जो चरण बताए तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले बताया मैंने 1608 से 1757 तक, दूसरा बताया 1757 से 1857 तक, और तीसरा बताया 1857 से 1947 तक। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि आर्थिक क्या कारण हुए। देखो यहाँ पर जब आए अंग्रेज जब आए भारत में, तो वो क्या करने आए, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए, और इससे हमें फ़ायदा होता था क्योंकि वो हमें टैक्स पे करते थे। लेकिन 1717 में क्या किया, उनका टैक्स फ्री व्यापार कर दिया। किसने, फर्रुखसियर ने, मुगल बादशाह ने। ठीक है, तो उनका व्यापार टैक्स फ्री कर दिया कुछ एक एरिया में बंगाल में। ठीक है, और धीरे 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 फिर वो अपने जो थे क्षेत्र को बढ़ाते गए और वहाँ पे टैक्स फ्री व्यापार करते गए। ठीक है, और दूसरा जो था, इन्होंने क्या कर दिया, भारत को एक बाजार बना दिया। अब भारत को बाजार कैसे बना दिया, देखो जब उन्होंने भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया, ठीक है, अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया, तो क्या होने लगा, वो यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते, ठीक है, कच्चा माल ब्रिटेन लेकर जाते, ठीक है, तो बहुत ही वो सस्ते दाम पर खरीदते। लेकिन जब उसी कच्चे माल से जो वस्तुएं बनती तो भारत में उनको क्या करते, महंगे रेट पर बेचते, और ऊपर से जो था इनका जो बिजनेस था वो टैक्स फ्री था। ठीक है, क्योंकि देखो वो वस्तुएं जो थी वो क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं थी। जो भारत में बनी जो स्वदेशी जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, बेशक देखने में वो अच्छी नहीं थी लेकिन क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी थी। लेकिन इनका व्यापार जो था वो तो टैक्स फ्री हो गया था, और भारतीय जो वस्तुएं थी, भारतीय जो व्यापार था उस पर टैक्स लगता था, इसलिए भारतीय जो सामान था वो इनके सामान के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा होता था, जिसे आम व्यक्ति, आम लोग जो थे वो खरीद नहीं पाते थे। और इन्होंने भारत को क्या बना लिया, बाजार। क्यों, कच्चा माल भी यहीं से लेके जाना है और फिर वस्तुओं को भी यहीं बेचना है, और ऊपर से इन पे आयकर नहीं लगता था। और ठीक है, अगर भारतीय जो है अपने सामान को ब्रिटेन में बेचना चाहते थे तो उन पे क्या लगता था, निर्यात कर लगता था, लेकिन इन पे अंग्रेजों पे आयात कर नहीं लगता था। ठीक है, तो इन्होंने बाजार बना दिया, दोहरा फायदा, कच्चा माल भी यहाँ से लेके जा रहे हैं और उस माल से बनी वस्तुएं भी यहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, और थर्ड जो स्टेज है उसमें क्या आता है, निवेश। ठीक है, अब जो अंग्रेजों ने भारत में निवेश करना भी शुरू कर दिया, यानी कि पैसा लगाना भी शुरू कर दिया। अब ये मत सोचना कि निवेश किया तो ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं था, ये इनके फ़ायदे के लिए ही था। कैसे, देखो इन्होंने क्या किया, रेल चलाई, बैंक बनाए, ठीक है, सड़क बनाई, तो इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही ये सारी चीज़ें की। हाँ, लगते हाथ थोड़ा बहुत फ़ायदा जो था वो भारतीयों का भी हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही की थी। ठीक है, तो देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे इन्होंने पहले व्यापार करने आए, ठीक है, तो हमें टैक्स मिलता था, थोड़ा सा फ़ायदा होता था, फिर इन्होंने बाज़ार बना लिया, फिर इन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। और एक चीज़ और बताऊं, जो उनके अंडर जो श्रमिक, जो मज़दूर काम करते थे, उनके साथ क्या होता था कि उनके काम के बदले में उनको उतना मेहनताना नहीं मिलता था, उनको उतना वेतन नहीं मिलता था, और वो लगातार जो थे आम पब्लिक का शोषण कर रहे थे। और यही कारण था कि इस क्रांति में आम जनता से लेकर जमींदार, किसान, शिल्पकार, कलाकार, सभी के सभी ने मिलकर भाग लिया। अब कई लोग बोलते हैं ये क्रांति जो थी वो असफल क्रांति थी, लेकिन ये क्रांति ना तो पूरी तरह सफल थी और ना ही पूरी तरह असफल थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।